तो हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज पवन जायसवाल। तो लेक्चर फर्स्ट में पॉलिनोमियल का हम लोग ये देखा था कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। ये दोनों चीज कल हम लोग पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो कल हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल को कितने बेस पे डिवाइड किया जाता है। जैसे कल हम थोड़ा सा डिस्कशन किए थे कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन को, अगर अपने को इंसान को क्लासिफाई करना, इंसान को डिवाइड करना है ना, तो इंसान को किसने कितने बेस पे, किस किस ग्राउंड पे डिवाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंसान को हम इकोनॉमिक बेस पे डिवाइड करते हैं, है ना। इकोनॉमिक बेस पे, इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक बेस पे, पैसे के हिसाब से डिवीजन होता है। हमारे पास, इंसान के पास रिलीजन होता है, धर्म के बेस पे डिवाइड करते हैं, रिलीजन के बेस पे, है ना। जेंडर के बेस पे डिवाइड किया जाता है। तो ये सब, ये सारी चीजें जिसको बेस बना के इंसान को डिवाइड किया जा रहा है। जैसे इकोनॉमिक को बेस बना के हम ह्यूमन को क्लासिफाई करते हैं, तो इकोनॉमिक हमारे पास है, हम अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं। और रिलीजन धर्म के हिसाब से किया जाता है, तो हमारे पास धर्म होता है, हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। जेंडर हमारे पास होता है, तो जेंडर के बेस पे डिवाइड किया जाता है कि हाँ, इंडिया में इतने मेल है, इतने फीमेल है ना, इतने हिंदू है, इतने मुस्लिम है। तो ये सब पे बेस बना के डिवाइड किया जाता है। तो वैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल को किस बेस पे डिवाइड किया जाएगा, तो जो जो चीजें पॉलिनोमियल के पास है उस पे डिवीजन होगा। तो पॉलिनोमियल के पास क्या क्या होता है ना। तो पॉलिनोमियल के पास दो चीजें होती हैं। तो पॉलिनोमियल के पास दो चीजें होती हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, है ना, कि किसी पॉलिनोमियल में कितना टर्म है उस बेस पे डिवाइड करेंगे। सेकेंड जो है वो डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पॉलिनोमियल को दो बेस पे डिवाइड किया जाता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो नंबर ऑफ टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास सिंगल टर्म हो, सिंगल टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, उसको बोला जाता है मोनोमियल। इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोमियल का एग्जांपल हो गया 4x, x स्क्वायर, 2x, है ना, 2x क्यूब। ये सब मोनोमियल है। जैसे इसमें भी सिंगल टर्म, इसमें भी सिंगल टर्म, इसमें भी सिंगल टर्म, तो ये सब मोनोमियल है। अब सेकेंड टाइप है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें टू टर्म हो। तो जिस पॉलिनोमियल में टू टर्म होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो, तो दो टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल एग्जाम्पल है 4x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 5। तो जैसे देखो, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इसमें भी दो टर्म, इसमें भी दो टर्म, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें थ्री टर्म, तो उसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें तीन टर्म हो, थ्री टर्म हो, उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, है ना। तो इसका एग्जांपल है 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब जैसे इसमें तीन टर्म है, 1 2 3, इसको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल, है ना। तो ये अपना डिवीजन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म के, है ना। तो पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म के बेस पे किससे डिवाइड करते हैं, तो सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल बोला जाता है, दो टर्म वाले पॉलिनोमियल को बाइनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, है ना।
अब हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिग्री के बेस पे कितने टाइप का पॉलिनोमियल होता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको हम इरेज कर देते हैं, तो नोट कर लो। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है ना नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे। तो नंबर ऑफ टर्म पे जिस पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है, जिसमें 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं, जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। जैसे पॉलिनोमियल के पास 2 ही चीज होता है, एक नंबर ऑफ टर्म और एक डिग्री। तो हमने नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे देख लिया कि पॉलिनोमियल को कितने टाइप से डिवाइड करते हैं। अब हम डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, है ना। तो डिग्री के बेस पे डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी, ऐसा पॉलिनोमियल, देखो डी यहां स्टैंड है, डी फॉर डिग्री, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल को डिग्री 0 है तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है ना, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखना, तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, अब इसके बाद नंबर चालू होगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है उसको हम बोलते हैं फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल। इसको हम बोलते हैं फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल। अब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है, यानी कि लिखते हैं जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 6 है इसको बोलते हैं सिक्स ऑर्डर पॉलिनोमियल, सिक्स ऑर्डर पॉलिनोमियल। ऐसे इस डिग्री 7 होगा तो 7th ऑर्डर पॉलिनोमियल, डिग्री 8 होगा तो 8th ऑर्डर पॉलिनोमियल। ऐसे ये कहां तक जाएगा, nth ऑर्डर तक। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, nth ऑर्डर पॉलिनोमियल, है ना। और एक और यहां स्टार्टिंग होता है, एक पॉलिनोमियल ऐसा भी है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो इसका एक लौता एग्जांपल है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, और इसका एक लौता एग्जांपल है जीरो, है ना। तो जीरो जो है वो जीरो पॉलिनोमियल होता है और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। और कोई भी कांस्टेंट हो तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 2, तो 2 कांस्टेंट है तो इसकी डिग्री 0 होगी। 3, 4, 1/2, 1/3, चाहे इंटीजर उठा लो, चाहे फ्रैक्शन उठा लो, चाहे निगेटिव नंबर उठा लो, -3, -4, -5, ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इनकी डिग्री 0 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे लिख दिए x, अब इसकी डिग्री निकालोगे तो बना आएगा, इसका पावर बनना है 2x लिख दिए, 4x लिख दिए, है ना, 7x लिख दिए, यहां वेरिएबल x है, t ले लो, 7t, 7y, ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपके दिमाग में डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ +2 भी लिख सकते हैं, यहाँ +5 भी, है ना, कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, तो ये अभी भी लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। इसकी डिग्री 2 होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2x² + 4, x² + 7, x² - 5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 2 टर्म है और इसकी डिग्री 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। x³ + 5, अब इसकी डिग्री निकालेंगे तो 3 आएगी, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x³ + 2x² + 4x + 5, इसकी भी डिग्री 3 है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक का भी देख लेते हैं। x⁴ + 7,
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फिफ्थ ऑर्डर का देख लेते हैं, x टू द पावर 5 प्लस 8, ये फिफ्थ ऑर्डर है। तो ऐसे ही इसका एग्जांपल लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि अपने सिलेबस में कौन कौन सा है, तो जो हम बॉक्स में बंद कर रहे हैं वही अपने सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में। जीरो पॉलिनोमियल के एग्जाम में बस डिग्री पूछी जाती है, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, तो आंसर होगा नॉट डिफाइंड। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, और लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है ना? तो ये अपना क्लासिफिकेशन हो गया पॉलिनोमियल का। तो इसको आप स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लिया। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में अपने सिलेबस में बस जीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हमारे चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल। तो स्पेशली 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लीनियर 9th में है, फिर भी लीनियर भी देख लेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर तो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उसमें देखा जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं हम डिग्री का क्या मतलब है, क्यों डिग्री निकाले। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो अपने को क्या इंफॉर्मेशन देती है ना? तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जीरोज पे, कि जीरोज क्या होता है ना? तो एक हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 5 है ना? तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हम इसका जीरोज निकालते हैं। जीरोज क्या होता है उसका मतलब हम बता रहे हैं, जीरोज क्या होता है। तो अब इसका जीरोज निकालना है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना? तो अब हम इसका जीरोज निकालते हैं। तो जीरोज क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो इसमें यहां पुट करें और इसको सॉल्व करें तो ये जीरो हो जाए। मतलब x की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करें और पुट करके सॉल्व करें तो ये जीरो हो जाए। तो यहां पे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे x की वैल्यू अगर हम -5 पुट करते हैं तो देखो, तो -5 + 5, अब देखो ये जीरो हो गया, यानी x = -5, ये इसका जीरोज है। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज क्या हो जाएगा, x = -5। अब क्वेश्चन ये है कि x की वैल्यू इसके अलावा और कोई भी ऐसी वैल्यू है जो इसको जीरो बना दे, है ना? तो आंसर है नहीं। तो कैसे पता चला कि x की और कोई वैल्यू इसको जीरो नहीं बना सकती है, तो इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री कितनी है। तो ये डिग्री अपना यही इंफॉर्मेशन देता है कि इसका जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो अगर इसकी डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा, नंबर ऑफ जीरोज ये 1 होगा। कहने का मतलब ये है कि x की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बनाएगी। अगर इसकी डिग्री 2 होती तो x की 2 वैल्यू इसको जीरो बनाती। अगर इसकी डिग्री 3 होती तो x की 3 ऐसी वैल्यू होती जो इसको जीरो बनाती, है ना? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्वाड्रेटिक का, जैसे x² -1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका जीरोज निकालते हैं, तो इसकी डिग्री देखो 2 है। तो डिग्री ये बता रहा है कि x की 2 ऐसी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बनाएगी, है ना? तो वो दोनों वैल्यू निकालते हैं। तो एक x की वैल्यू होगी 1 रखने पे भी जीरो आएगा, 1² -1, ये हो जाएगा जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x² -1। तो इसकी डिग्री निकालेंगे कितना आएगा, 2, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री 2 होगी। अब x की 2 ऐसी वैल्यू होगी जो इसको जीरो बनाएगी। तो देखो पहला वैल्यू हमने बताया x = 1, x = 1 यहां पुट करो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, यानी ये इसका एक जीरो है। दूसरा वैल्यू x = -1 है ना? तो यहां -1 पुट करते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो देखो दो वैल्यू आ गई, एक +1 एक -1, है ना? ऐसे अगर डिग्री 3 का पॉलिनोमियल होता तो उसमें x की 3 वैल्यू इसको जीरो बनाती, है ना? तो ये मैक्सिमम लिमिट बताना है, कोई जरूरी नहीं एग्जैक्टली 2 नहीं होगा। किसी पॉलिनोमियल में एक ही, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो हो सकता है एक ही वैल्यू उसको जीरो बनाए, दूसरी पॉसिबल ना हो। कोई भी पॉलिनोमियल है तो हो सकता है 2 ही ऐसी वैल्यू हो x की जो उसको जीरो बनाए, तीसरी ना हो, या कोई एक ही हो। लेकिन ये गारंटी है कि जितना डिग्री होगा उससे ज्यादा जीरो नहीं होगा, है ना? अधिक से अधिक 2 होगा। जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अधिक से अधिक 2 जीरोज होगा, 3 नहीं हो सकता। 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अगर अपने से कोई पूछ दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज बताओ कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज पूछ दिया, है ना? ये एक बार बोर्ड में आया है, टर्म 1 में, जब जिस साल कोविड था 2 बार एग्जाम हुआ था, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होगा इसका आंसर होगा एटमोस्ट 3, है ना? मतलब इसके मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं, अधिक से अधिक 3 जीरो होंगे, 3 से कम भी हो सकता है, लेकिन ये गारंटी है कि 3 से ज्यादा नहीं होगा। वैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूछा नंबर ऑफ जीरोज, तो एटमोस्ट 2 बोलेंगे, एग्जैक्टली 2 नहीं बोलेंगे, एटमोस्ट 2 बोलेंगे।
तो ये अपना जीरोज रहा। तो अब हम लोग सीखेंगे जीरोज फाइंड आउट करना, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो स्पेशली हम लोग जीरोज फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें a b c जो है वो कांस्टेंट है, a b c ये क्या है, कांस्टेंट। और इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें वेरिएबल है x, है ना। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें a b c ये कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, x। अब इसमें x का हाईएस्ट पावर देखते हैं कितना है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसके दो जीरोज होते हैं, हमने अभी जस्ट बताया है कि जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उतना जीरोज होगा। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो इसके दो जीरोज होंगे। तो उस दोनों जीरोज को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक को अल्फा से एक को बीटा से। तो इसके दो जीरोज होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, है ना। तो ये किसकी वैल्यू होगी, x की, मतलब एक x की वैल्यू अल्फा होगी, एक x की वैल्यू क्या होगी, बीटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नोटेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। इसके दो जीरोज हैं जिसको स्टैंडर्ड नोटेशन है, एक जीरोज को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जीरोज को बीटा से। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड आउट करना सीखेंगे, है ना। तो अब देखो थोड़ा सा पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस देख लेते हैं, पॉलिनोमियल और इक्वेशन, है ना। तो जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहां पे इक्वल टू लगा के कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे इक्वल टू के दोनों साइड ये टर्म नहीं है। लेकिन अगर इसी को इक्वेशन बनाना है तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू, अब कोई कांस्टेंट लिख दो या जीरो लिख दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है तो इसमें रूट निकाला जाता है ना। यहां पे निकाला जाएगा रूट, और यही चीज यहां पे होता है जीरोज, है ना। यहां पे x की जो दोनों वैल्यू आएगी उसको जीरोज बोलते हैं, यहां पे जो x की दोनों वैल्यू आएगी उसको हम रूट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। यहाँ पे हम रूट बोलते हैं, यहाँ पे जीरोज बोलते हैं। तो डिफरेंस एक छोटा सा, 10th में है तो छोटा सा डिफरेंस बता देते हैं। जीरो जो होता है ये ऑलवेज रियल होता है, ये ऑलवेज रियल होता है ना। मतलब x की जो वैल्यू आएगी इसमें जो जीरो जाएगा वो हमेशा रियल नंबर होगा, ऑलवेज रियल नंबर होता है ना। ये ऑलवेज रियल नंबर होता है। और रूट जो आता है, रूट्स आर रियल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, है ना। तो अब देखना यहां पे, तो जब तुम रूट फाइंड आउट करोगे तो रूट में रियल भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है। लेकिन जब हम जीरो फाइंड आउट करते हैं तो जीरो हमेशा रियल होता है ना। सेकेंड पॉइंट यहां से याद रखना, जब तुमसे कोई पूछे, हम यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो अगर अपने से कोई पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोज, तो इसका आंसर होगा एट मोस्ट 2, इसका आंसर होगा एट मोस्ट 2। और अगर अपने से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा, तो इसका होगा एग्जैक्टली 2। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चे 10th पास कर जाते हैं लेकिन उनको नहीं पता चलता है। तो जब भी अपने से कोई पूछा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आंसर होगा एट मोस्ट 2। और अगर अपने से कोई पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो आंसर होगा एग्जैक्टली 2, है ना। तो ये चीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसको नोट कर लो।
अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड देखेंगे। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड है ना। तो इसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है सिरधराचार, इसी को एनसीईआरटी की बुक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। तीसरा मेथड जो है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। चौथा मेथड जो है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, है ना। तो इसमें से ये जो मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इस पे एक दो क्वेश्चन किया जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आने वाले क्लासों के लिए। कंप्लीट स्क्वायर मेथड इंपॉर्टेंट है, प्लस कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है ये कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो अपने सिलेबस में फैक्टराइजेशन मेथड भी है, सिद्धाचार भी है, ग्राफिकल मेथड है, ये मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, फिर सिद्धाचार से देखेंगे, फिर कंप्लीट स्क्वायर देखेंगे, फिर लास्ट में ग्राफ देखेंगे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से एक दो क्वेश्चन 100% मिलता है, चाहे एमसीक्यू में मिल जाए, चाहे केस स्टडी में मिल जाए, लेकिन ग्राफ से क्वेश्चन जरूर रहेगा क्वाड्रेटिक के। तो जिस भी बच्चे को ग्राफ टफ लगता है, इस बात की हम गारंटी देते हैं, हम 1 से 2 लेक्चर पूरा का पूरा ग्राफ ही पे पढ़ेंगे। जिस दिन ग्राफ स्टार्ट किया जाएगा पूरा 2 लेक्चर डिवोटेड रहेगा ग्राफ के लिए। वैसे लीनियर का भी देखेंगे, क्वाड्रेटिक का भी देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग सबसे पहला मेथड देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे दो क्वाड्रेटिक हम इक्वेशन लिए हैं, एक पहला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32। हम दोनों को फैक्टराइजेशन से करेंगे, फिर इसी दोनों क्वेश्चन को हम सिद्धाचार से भी करेंगे, इसी दोनों क्वेश्चन को हम कंप्लीट स्क्वायर से भी करेंगे, और इसी दोनों क्वेश्चन को हम ग्राफ से भी करेंगे लास्ट में, है ना। तो चारों मेथड से ये दोनों क्वेश्चन किया जाएगा, चारों से आंसर सेम आएगा। तो जिस भी बच्चे को कोई मेथड टफ लगता है, जैसे मैक्सिमम बच्चे को कंप्लीट स्क्वायर मेथड टफ लगता है, कई बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड टफ लगता है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों को सिद्धाचार वाला मेथड इजी लगता है, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। एनसीईआरटी की बुक में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है। तो सबसे पहले हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड कहता क्या है ना। तो ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है, तो इसमें किया क्या जाता है, इस मेथड में होता क्या है कि इस क्वाड्रेटिक में देखो 3 टर्म है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म है, 1 2 3। तो इसमें हम करते क्या है, बीच वाले टर्म को इसको लीनियर टर्म बोलते हैं, है ना। देखना यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछता है, इस इंडिविजुअल टर्म की बात करें तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म। ये क्वाड्रेटिक टर्म, इसकी डिग्री देखें तो 1 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर टर्म। ये लीनियर टर्म है। ये देखो कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब यहां पे देखना, तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 3 टर्म है, तो इस बात की गारंटी है कि इस चारों मेथड में से कोई एक मेथड लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है जिसमें 2 टर्म है, तो कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो, जैसे मान लो अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। तो अब देखो यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इसको लिख दो √5 का होल स्क्वायर। अब यहां a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा a प्लस b, और ये हो जाएगा a माइनस b इक्वल टू 0। तो इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस √5। एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे 1/1, तो x की वैल्यू आ जाएगी √5। तो देखो आ गया। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 टर्म है तो उसको सॉल्व करना बहुत ही होता है। ये तो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हो, जैसे ऐसे हो मान लो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। अब 2 टर्म में एक और केस बनेगा, x स्क्वायर माइनस 4x, मान लो ऐसा है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म, 2 टर्म है। इस वाले में देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब देखो जब ये दोनों टर्म होगा, दोनों वेरिएबल टर्म है,
तो यहाँ से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक बार x को 0 से इक्वेट करो तो x इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 इक्वेट करो तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। तो देखो दो टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो दो टर्म वाला आए तो समझ जाना कि बहुत इजी है। तीन टर्म का आएगा तो मेथड लगाना पड़ेगा, तो हम लोग मेथड देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे हम, जो लीनियर टर्म है, बीच वाला टर्म जो है, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे बीच वाला जो टर्म है, सेंटर वाला जो टर्म है, जो लीनियर टर्म है, वो कितना है 11x है ना। तो अभी हम बस कांस्टेंट को लेते हैं, वेरिएबल को छोड़ देते हैं ना। x का जो यहाँ कोएफिशिएंट है कितना 11। अब 11 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। तो 11 को हम लिख सकते हैं 5 + 7, एक ये लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं 1 + 10, ये लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं 2 + 9, एक लिख सकते हैं 3 + 8, एक लिख सकते हैं हम 4 + 7, एक लिख सकते हैं हम 5 + 6, एक लिख सकते हैं 6। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा एक ये भी लिख सकते हैं 11 + 0 या 0 + 11, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 12 - 1, एक लिख सकते हैं 13 - 2, 14 - 3। तो ऐसे कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा इंफिनिटी। ऐसे बहुत सारे हम 11 को तोड़ सकते हैं बहुत सारे पार्ट में। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो हम 11 को दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, तो इसमें से कौन सा पार्ट यहाँ यूज करेंगे, है ना। बहुत बच्चों को फैक्टराइजेशन में डाउट होता है कि कौन सा पार्ट यूज किया जाएगा, तो देखना है। तो ये जो सारे 11 को हम दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, तो अब इसमें से कौन सा दो पार्ट उठा के यहाँ पे पुट किया जाएगा 11 की जगह पे, है ना। तो कैसे डिसाइड होगा, तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है 30। अब हम 30 का फैक्टर निकालेंगे। तो 30 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, और क्या होगा 10 होगा, 15 होगा, और क्या होगा 30। अब देखो, तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि प्लस वाला यूज होगा कि माइनस वाला। मतलब यहाँ पे देखो दो नंबर ऐड हो रहा है, यहाँ पे दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि प्लस वाला यूज होगा कि माइनस वाला। तो अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वाड्रेटिक, अभी इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर निकालिए। अब कांस्टेंट टर्म का साइन देखो, ये पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस है, तो यानी इस बात की गारंटी है कि 30 के ऐसे दो फैक्टर हैं जिसको ऐड करने पे 11 आएगा। ये साइन ये अपने को बताता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कांस्टेंट टर्म अगर पॉजिटिव है तो इसमें से कोई दो फैक्टर ऐसा जरूर होगा जिसको ऐड करने पे 11 आएगा। तो क्वेश्चन ये कौन सा है देखो। तो 1 में 2 जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 2 में 5 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ोगे 8 हो जाएगा। तो इधर तो बड़ा हो जाएगा 11 से जोड़ने पे। तो देखो इसी में से कोई दो नंबर जोड़ने पे आएगा, क्योंकि ये तो 10 से बड़ा हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो, है ना। तो 5 और 6 इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 11। तो हम यहाँ पे 11 की जगह लिखेंगे 5 + 6, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो लिख देते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम x² प्लस 11 की जगह लिखेंगे हम 5 + 6x, और ये हो जाएगा +30 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा x², ये ब्रैकेट ओपन करेंगे कितना हो जाएगा 5x, इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा 6x + 30 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखो जो क्वेश्चन था उसमें 3 टर्म थे। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितने टर्म हो गए 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। तो अब दो का पेयर बना लेंगे और कॉमन लेंगे, है ना। तो अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है x। तो यहाँ से x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस, यहाँ पे क्या बचा 5। इन दोनों में कॉमन क्या है 6, तो यहाँ पे क्या बचा x + 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे। अब देखो ये 4 था, अब ये 2 टर्म हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है x + 5, तो x + 5 कॉमन ले लिए। तो x + 5 यहाँ से निकल गया, क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 6 इक्वल टू 0। अब 1 by 1 0 से इक्वेट करेंगे, तो x + 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो x + 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -6। तो देखो दो वैल्यू आई x की, एक वैल्यू आई -5, एक वैल्यू आई -6, है ना। तो देखो इसको हम बोलते हैं जीरोज, ये जो दोनों आया ये रूट है, और इसको हम बोलते हैं फैक्टर, इसको हम बोलते हैं फैक्टर। तो
तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर पूछा जाता है ये होगा आंसर, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो पूछा जाता है आंसर ये होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अपने को रूट पता है तो फैक्टर पता है। जैसे देखिए अब हम कह रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट एक -5 है, एक -6 है ना। अब इसको इधर लाओ फैक्टर बन जाएगा, तो x + 5, इसको इधर लाओ तो ये भी फैक्टर बन जाएगा x + 6। तो देखो ये दोनों फैक्टर हो गया। तो अगर फैक्टर पता है तो रूट पता है, रूट पता है तो फैक्टर पता है। तो इसको नोट कर लो।